एक बात तो हम सब ने सुनी है और शायद मन में बिठा भी ली है, भाई कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, ये तो नैतिकता की बात है। हाँ, एक तरह का वादा है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी नैतिकता की कहानी ही बस एक कहानी हो, एक ऐसी कहानी जो हमें सुनाई गई है ताकि एक खास तरह का सिस्टम चलता रहे। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त किताब के कुछ बड़े आइडियाज पर बात करने वाले हैं, डेविड ग्रेबर की डेब्ट द 5000 ईयर्स। और यकीन मानिए, ये किताब पैसे, कर्ज और समाज के बारे में हमारे सारे फंडे हिलाकर रख देती है। बिल्कुल। तो ये किताब एक बहुत एक बुनियादी लेकिन खतरनाक सवाल पूछती है ना। हाँ, कि क्या कर्ज चुकाना हमेशा एक नैतिक जिम्मेदारी है, या ये पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि आम आदमी हमेशा कर्ज के जाल में फंसा रहे। और ग्रेबर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। सही। तो वो हमें आंकड़ों में नहीं उलझाते, बल्कि 5000 साल की इंसानी कहानियों और सभ्यताओं के इतिहास में ले जाकर दिखाते हैं कि कर्ज की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले उस कहानी पे आते हैं जो हम सब ने स्कूल के इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ी है, याद है? अरे अच्छे से याद है, बार्टर सिस्टम। हाँ, हमें सिखाया गया था कि पैसा आने से पहले लोग बार्टर यानी वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक किसान ने लोहार को गेहूं दिया और लोहार ने बदले में उसे एक हल बनाकर दे दिया। हाँ, और जब ये मुश्किल होने लगा तब धीरे धीरे सिक्के यानी पैसा आया। ग्रेबर अपनी किताब की शुरुआत में ही कहते हैं ये सब बकवास है। सिर्फ बकवास नहीं, वो इसे अर्थशास्त्र का फाउंडिंग मिथ कहते हैं, एक फाउंडेशनल मिथ। अच्छा। हाँ, मतलब ये एडम स्मिथ की गढ़ी हुई एक कहानी है, एक कल्पना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने दुनिया भर की अनगिनत सोसाइटियों को स्टडी किया है और उन्हें आज तक एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं मिली जिसका प्राइमरी सिस्टम बार्टर रहा हो। एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में कभी थी ही नहीं। लेकिन क्यों? मतलब मुझे तो काफी लॉजिकल लगता है। मेरे पास जो है वो मैं आपको दूं, आपके पास जो है वो आप मुझे दें, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। ओके। मतलब ठीक उसी समय पर मुझे जो चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए और आपको जो चाहिए वो मेरे पास। अब सोचिए ये असल जिंदगी में कितना मुश्किल है। अगर किसान को जूते चाहिए लेकिन मोची को गेहूं नहीं, बल्कि मान लीजिए अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, तो क्या होगा? तो वो किसान पहले किसी जुलाई को ढूंढेगा जिसे गेहूं की जरूरत हो। हाँ, उससे कपड़े लेगा, फिर वो कपड़े लेकर मोची के पास जाएगा जूते लेने के लिए। अरे बाप रे, इसमें तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा झंझट वाला काम है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि पुराने जमाने में बार्टर जैसे शब्दों का असल मतलब होता था धोखा देना, चूना लगाना। क्या बात कर रही हैं? हाँ, या सौदेबाजी करना। ये एक ऐसा लेन देन है जो आप अजनबियों के साथ करते हैं, उन लोगों के साथ जिनसे आप शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आप अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ बार्टर नहीं करते। ये बात तो है। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे थोड़ी चीनी मांगने आता है तो मैं ये नहीं कहता कि ठीक है बदले में तुम मुझे 2 टमाटर दो। नहीं कहते हैं ना, एक सामाजिक रिश्ता होता है। हाँ, आप कहते अरे ले जाओ कोई बात नहीं, या बाद में देख लेंगे। कोई डायरी लेके नहीं बांटता कि मैंने 2 चम्मच चीनी दी थी तो मुझे भी ठीक 2 चम्मच ही वापस चाहिए। सही। तो अगर बार्टर नहीं था तो फिर असल में क्या था? समाज चलता कैसे था? ठीक, यही ग्रेबर का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी पॉइंट है। ओके। पैसे से बहुत पहले क्रेडिट यानी हमारा देसी उधार सिस्टम आया। उधार? हाँ, हजारों साल पहले मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं में, जहां से हमने लिखना और हिसाब किताब सीखा, वहां लोग लेन देन के लिए सिक्के इस्तेमाल नहीं करते थे। सब कुछ खाते पर चलता था। खाते पर? हाँ, मंदिरों और महलों में मिट्टी की टैबलेट्स पर हर चीज का हिसाब रखा जाता था कि किसको कितना जौ या चांदी देना है या लेना है। लेकिन ये सब सिर्फ बही खातों में होता था, असली सिक्के हाथ में नहीं होते थे। अरे ये तो बिल्कुल अपने मोहल्ले की किराना दुकान जैसा है। एग्जैक्टली। मुझे याद है, पापा का दुकान पर एक खाता चलता था। हम महीने भर सामान लाते रहते थे और दुकानदार एक छोटी सी डायरी में लिखता जाता था। महीने के अंत में सारा हिसाब एक साथ होता था। वही सिस्टम। और वो रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं था, वो दुकानदार हमारे परिवार को जानता था, हम उसे जानते थे, एक भरोसा था। बस ग्रेबर यही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज इसी भरोसे और उधार के सिस्टम पर चलता था। तो पैसा बस उस उधार का हिसाब रखने का एक तरीका था, एक जरिया था, एक यूनिट ऑफ अकाउंट। समाज का आधार पैसा नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और जिम्मेदारियों का एक जाल था। एक सिक्का या नोट अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस एक भरोसे का प्रतीक है कि इसे कोई और भी स्वीकार कर लेगा। मतलब असल में पैसा एक तरह का
IOU है, IOU। हाँ, ये एक वादा है। तो असलियत ये है कि मानव समाज हमेशा से क्रेडिट और डेबिट के जाल में ही रहा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। छोटे समाजों में, गांव में, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, वहां भरोसे और खाते वाला सिस्टम बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर सब कुछ इतने भरोसे पर चल रहा था, तो फिर ये सोने चांदी के सिक्के आए कहां से? मतलब क्या जरूरत पड़ गई इनकी? यहाँ ग्रेबर एक बहुत ही डार्क और दिलचस्प थ्योरी देते हैं। वो इसे कहते हैं मिलिट्री कॉइनेज स्लेवरी कॉम्प्लेक्स। ये तो काफी भारी नाम है। मतलब सेना, सिक्के और गुलामी का एक खतरनाक गठजोड़। सोचिए, जब बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे, जैसे ग्रीस या रोम में, तो उन्हें अपनी विशाल सेनाओं को सैलरी देनी थी। अब ये सैनिक आपके गांव के पड़ोसी तो है नहीं, वो आज यहाँ लड़ रहे हैं, कल किसी और देश में होंगे। हाँ, ये बात तो है। एक सैनिक का आप खाता कैसे चलाओगे? वो तो हमेशा घूमता रहता है। सही। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपना उधार चुकाने के लिए वापस आएगा भी या नहीं। और उसे जहां भी वो तैनात हो, वहां के लोकल बाजार से हर तरह की चीजें खरीदनी होती हैं। तो राजाओं ने क्या किया? तो राजाओं और सम्राटों ने एक बहुत चालाक हल निकाला। उन्होंने युद्ध में दूसरे राज्यों से लूटे हुए सोने और चांदी को पिघलाकर उन पर अपनी मुहर लगा दी, सिक्के बना दिए। हाँ, और ये सिक्के उन्होंने सैनिकों को सैलरी के तौर पर देने शुरू कर दिए। अब इन सिक्कों की खासियत थी, ये पूरी तरह से इम्पर्सनल थे। इम्पर्सनल मतलब अवैयक्तिक। आपसे कोई रिश्ता नहीं है, उसकी अपनी एक कीमत है और बस। उसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ। हम पैसे को बाजार और व्यापार से जोड़कर देखते हैं, एक शांतिपूर्ण चीज। लेकिन ग्रेबर कह रहे हैं कि उसका मूल इतिहास दरअसल युद्ध, लूट और हिंसा में है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल। सिक्के इसलिए नहीं बनाए गए कि दो किसान आपस में व्यापार कर सके, बल्कि इसलिए बनाए गए ताकि एक राजा अपनी सेना को पैसे देकर दूर दराज के इलाकों को जीत सके। और इसी के साथ ग्रेबर हमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। एक है ह्यूमन इकोनॉमी, जो इंसानी रिश्तों पर चलती है। हाँ, जिसका मकसद चीजें खरीदना बेचना नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना, बनाए रखना या तोड़ना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद शादी में दिया जाने वाला शगुन होगा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप किसी की शादी में लिफाफा देते हैं, तो आप ये हिसाब नहीं लगाते कि ठीक इतने ही पैसे का खाना आप खाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक रिश्ता निभा रहे होते हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, कोई बिजनेस डील नहीं। उस पैसे का मूल्य उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जिसे वो दर्शाता है। और दूसरी इकोनॉमी कौन सी है? दूसरी है कमर्शियल इकोनॉमी। इसका एक ही मकसद है, मुनाफा। दलाल स्ट्रीट वाली दुनिया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज को नंबरों में तौला जा सकता है। और ग्रेबर का तर्क यहाँ बहुत गंभीर हो जाता है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब ये कमर्शियल इकोनॉमी हिंसा के साथ मिल जाती है, जिसका सबसे भयानक उदाहरण है गुलामी का व्यापार, तो वो ह्यूमन इकोनॉमी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। ये थोड़ा और समझाइए, मतलब ये ह्यूमन इकोनॉमी को नष्ट कैसे करती है? देखिए, ह्यूमन इकोनॉमी में हर इंसान यूनिक है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी समुदाय का हिस्सा है। लेकिन गुलामी का सिस्टम क्या करता है? वो इंसानों को उनके परिवार, उनके समाज, उनके रिश्तों से जबरदस्ती उखाड़कर एक वस्तु बना देता है। एक कमोडिटी। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसकी एक कीमत लगाई जा सकती है। एक इंसान की जिंदगी की कीमत 40 चांदी के सिक्के। बाप रे! तो ये सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका नहीं है, ये इंसान को उसकी इंसानियत से ही अलग करने का प्रोसेस है। बिल्कुल। उसको उसके सामाजिक संदर्भ से निकालकर एक नंबर, एक एसेट बना देना। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ, और ग्रेबर कहते हैं कि यही लॉजिक, चीजों को नंबरों में बदलने की प्रक्रिया, आज के पूंजीवाद का आधार है। और ये हिंसा के बिना संभव नहीं है। आपको जबरदस्ती किसी को उसके घर से, उसकी जमीन से, उसके रिश्तों से अलग करना पड़ता है, ताकि आप उसे बाजार में बेच सकें। और इसके अंश हमें आज भी दिखते हैं, है ना? हर जगह। जब कोई बीमा कंपनी किसी दुर्घटना के बाद एक इंसान की जान की कीमत रुपयों में तय करती है, या जब सोशल मीडिया पर हमारी कीमत हमारे फॉलोअर्स और लाइक से तय होती है, ये सब उसी क्वांटिफिकेशन का हिस्सा है। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि ये 5000 साल पुरानी बातें आज हमारे EMI, क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट लोन से कैसे जुड़ती हैं। सही। आज तो हमें यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक हार है। हमें शर्मिंदा महसूस कराया जाता है। देखो, ये कितना गैर जिम्मेदार है। ग्रेबर इसी सोच पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार रुककर सोचिए, आज के जमाने में ज्यादातर लोग कर्ज किस लिए लेते हैं? लग्जरी के लिए तो नहीं। नहीं। कोई लग्जरी कार या महंगी घड़ी खरीदने के लिए नहीं।
ज्यादातर कर्ज जरूरतें पूरी करने के लिए लिया जाता है। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन, इलाज के लिए मेडिकल लोन, या सिर पर छत के लिए होम लोन। ये अब जीने की कीमत बन गया है। बिल्कुल। सिस्टम ही ऐसा बना है। अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको एक डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री की फीस लाखों में है तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा। आप अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए ही कर्जदार बनने पर मजबूर हैं। और फिर जब कोई ये कर्ज नहीं चुका पाता तो पूरा सिस्टम उसे एक नैतिक अपराधी की तरह महसूस कराता है। टीवी पर, अखबारों में उसे एक बोझ की तरह दिखाना जाता है। जबकि ग्रेबर कहते हैं कि शायद प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है। और यहाँ पर वो एक बहुत पुराना लेकिन क्रांतिकारी आइडिया सामने लाते हैं, जुबिली का। जुबली मतलब? इसका मतलब है एक साथ एक झटके में सबका कर्ज माफ कर देना। और ये कोई नया रेडिकल आइडिया नहीं है। मेसोपोटामिया और दूसरे पुराने साम्राज्यों में राजा अक्सर ऐसा करते थे। कर्ज माफी? राजा ऐसा क्यों करते थे? अपनी प्रजा पर दया करके। दया से ज्यादा ये एक प्रैक्टिकल फैसला होता था, एक तरह की आर्थिक नीति। जब राजाओं को लगता था कि समाज में बहुत ज्यादा किसान कर्ज की वजह से अपनी जमीन साहूकारों को खोकर बंधुआ मजदूर बन गए हैं, तो सामाजिक अशांति फैलती होगी। हाँ, उत्पादन घट जाता था और विद्रोह का खतरा बढ़ जाता था। तो राजा एक क्लीन स्लेट की घोषणा करते थे, सबका कर्ज माफ, ताकि समाज फिर से पटरी पर आ सके। यह समाज को टूटने से बचाने का एक तरीका था। तो जब आज हम स्टूडेंट लोन माफी जैसी चीजों पर बहस करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये समाज को स्थिर रखने का एक सदियों पुराना तरीका है। और 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद तो ये सवाल और भी ज्यादा तीखा हो गया, जब बड़े बड़े बैंकों को तो खरबों डॉलर का बेल आउट देकर बचा लिया गया, लेकिन आम लोगों को जिन्होंने घर के लिए लोन लिया था उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि सिस्टम किसके कर्ज को जरूरी समझता है और किसके नहीं। ग्रेबर का सवाल किसे क्या चुकाना है यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, सवाल यही है, हु रियली ओज व्हाट टू whom? कौन किसका असली कर्जदार है? वो छात्र जिसने बेहतर भविष्य के लिए लोन लिया, या वो सिस्टम जो शिक्षा को इतना महंगा बनाता है कि लोन लेना मजबूरी बन जाए? तो आज की इस बातचीत का सार यही है। हमारी इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ाया गया बार्टर सिस्टम एक मिथक है। हाँ, बिल्कुल। इंसानी समाज का असली आधार पैसा नहीं बल्कि उधार और भरोसा रहा है। करेक्ट। सिक्के शांतिपूर्ण व्यापार के लिए नहीं बल्कि सेनाओं को सैलरी देने के लिए ईजाद हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि कर्ज चुकाने की नैतिकता उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें स्कूल से लेकर बैंक तक बताई जाती है। ये एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ग्रेबर बताते हैं कि जर्मन भाषा में अपराध यानी गिल्ट और कर्ज यानी डेट, इन दोनों के लिए एक शब्द है। हाँ, एक ही शब्द है, शुल्ड। अच्छा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारी नैतिकता की पूरी भाषा ही लेन देन, हिसाब किताब और चुकौती की भाषा में डूबी हुई है। तो अगली बार जब आप किसी दोस्त से मजाक में भी कहें आई ओ यू वन, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि आप एक गर्मजोशी भरा इंसानी रिश्ता जता रहे हैं या अनजाने में ही उसे एक अघोषित सौदे में बदल रहे हैं।